हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 के लिए अपना मिनी टेस्ट नंबर जो 10 है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर नोट्स कोर्स है, 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए हैं। आप नीचे PDF गिवन है, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग 5G। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है 5G से रिलेटेड। फर्स्ट, इट ऑपरेट इन द मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 टू 300 गीगाहर्ट्ज। टू, इट ऑपरेट इन टू बैंड्स। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है आंसर ए, वन ओनली। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो बेसिकली जो 5G टेक्नोलॉजी है वो आपकी ऑपरेट करती है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के जो स्पेक्ट्रम है। और दूसरा ये है कि इट ऑपरेट्स इन टू बैंड्स। तो ये दो बैंड के अंदर जो है ऑपरेट करती है, और सॉरी, इट ऑपरेट्स इन थ्री बैंड्स। तो ये थ्री बैंड्स के अंदर ऑपरेट करती है। एक हो गया लो, मीडियम एंड हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो ये थ्री बैंड्स के अंदर जो है ऑपरेट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, ऑपरेट्स इन थ्री बैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज द डाटा ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया। तो नेशनल इनकम इन इंडिया का जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, CSO। तो जो नेशनल इनकम का जो डाटा है वो CSO रिलीज करता है। तो अभी 2019 में क्या हुआ है, जो NSO है एंड CSO है वो दोनों मर्ज हो गए हैं और उसको मिलके बन गया है NSO। लेकिन अभी तक जो है NSO की जो वेबसाइट है वो इनएक्टिव है, और अभी भी जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने इसको कोई रोल असाइन नहीं करा है। रोल असाइन नहीं किया है, तो आप जो इसका सही आंसर लेके चलेंगे वो CSO ही लेके चलेंगे। तो नेशनल इनकम इन डाटा जो है वो रिलीज करता है CSO। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैक्टीरियल डिसीज। तो इसमें से कौन सी जो है बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर सी, चिकनगुनिया। तो बेसिकली चिकनगुनिया जो है वो बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, बाकी यॉज जो है वो भी आपका बैक्टीरियल है, लेप्रेसी है वो भी बैक्टीरियल है, और ट्रोकोमा जो है वो भी बैक्टीरियल है। चिकनगुनिया जो है वो बैक्टीरियल नहीं है, बेसिकली वो वायरल डिसीज है। इट्स अ वायरल डिसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग द वर्ल्ड मिल्क डे। तो पहला, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 जून। दूसरा, इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 1/5 ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। तो इंडिया अकाउंट्स फॉर द ग्लोबल 1/5 ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वर्ल्ड मिल्क डे है वो 1 जून को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को सेलिब्रेट होता है, और इंडिया जो है, इंडिया वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, इंडिया जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, और ये कम से कम ओवर 1/5 ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अकाउंट करता है। 1/5 ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया अकाउंट करता है, और ये 1 जून को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड मिल्क डे। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम से रिलेटेड जो है वो आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला, a financial assistance up to rupees 5 lakh is provided to the poor patient suffering from major life threatening disease for treatment at government hospital to the eligibility criteria based on state wise BPL।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि जो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड होगा वो अप टू ₹15 लाख तक का प्रोवाइड होगा। 15 लाख तक का फाइनेंशियल जो असिस्टेंट प्रोवाइड होगा कि कोई भी, अगर कोई भी पुअर पेशेंट है, कोई भी मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए 15 लाख का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड होगा। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्टेट वाइज BPL पे जो है वो बेस्ड है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो आंसर बी है, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है 15 लाख तक का प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 15 MMT ऑफ CBG फ्रॉम 5000 प्लांट बाय। तो ये CBG जो मतलब जो 15 MMT ऑफ CBG जो 5000 प्लांट से प्रोड्यूस करना है, वो कब तक प्रोड्यूस करना है, सतत के अंदर इसका क्या टारगेट है? तो इसका आंसर है आंसर बी, 2023। तो 2023 तक जो है वो आपको 15 MMT का जो है CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस। तो ये CBG कंप्रेस्ड बायोगैस जो है 15 MMT का कंप्रेस्ड बायोगैस जो है 15,000 प्लांट से 2023 तक जो है प्रोड्यूस करना है। तो बेसिकली जो आपकी सतत स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। तो इसका जो पहला काम है कि आपको जो है CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्रोडक्शन प्लांट है वो सेटअप करने हैं, प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करने हैं, और इनको जो है मार्केट यूज़ में लाना है एज अ ग्रीन फ्यूल, मार्केट यूज़ में लाना है एज अ ग्रीन फ्यूल। और दूसरा टारगेट ये है कि आपको 15 MMT का जो CBG है मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस वो प्रोड्यूस करना है बाय 5000 प्लांट्स बाय 2023। तो ये जो है सतत का जो है वो टारगेट है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे 2023 तक जो है 15 MMT प्रोड्यूस करना है बाय 5000 प्लांट। और ये बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड एनवायरमेंट नेचुरल गैस के अंदर जो है वो ये इनिशिएटिव है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, इट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और 15 MMT का जो प्रोड्यूस करना है बाय 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन ऑफ BIS। तो BIS का जो है वन नेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड जो है उसका वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो मिशन है उसके अंदर जो कौन सा ऐसा पहला इंस्टीट्यूशन है जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर ए, इंडियन रेलवे। तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे जो है वो फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वन नेशन वन स्टैंडर्ड के अंदर जो है डिक्लेयर्ड हुआ है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H10N3 इज अ टाइप ऑफ। तो H10N3 क्या है? इसका आंसर है आंसर ए, बर्ड फ्लू। तो H10N3 बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू, कुछ भी आपको उसको बोले, तो H10N3 बर्ड फ्लू है। बेसिकली ये ओरिजिनेट जो हुआ है वो चाइना से हुआ है। तो भाई चाइना जो है वो फ्लू की, वायरस की, सबकी भरमार रख के बैठा हुआ है। तो ये जो है फ्लू जो है चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। तो इट्स अ बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे नया जो है जो नया बर्ड फ्लू है वो H10N3 है। तो आप मुझे बताएंगे जो ऑलरेडी जो बर्ड फ्लू जो अवेलेबल है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका क्या नाम है? नए वाले का H10N3 है, तो जो पुराना ऑलरेडी है उसका क्या नाम है? तो आप मुझे बताएंगे। चलिए बर्ड फ्लू का भी बताइए और स्वाइन फ्लू का भी बताइए। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू इन दोनों का बताइए। ओके तो इसका आंसर है आंसर ए। तो बेसिकली चाइना के अंदर जो है वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ द H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन जो है वो रिपोर्ट हुआ है।
तो चाइना जो है सबकी भरमार रख के बैठा हुआ है, तो इसका हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। पहला, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट सेटअप इन 2006। दूसरा, चेयरपर्सन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 3 years। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि जो आपके ये कमीशन है, ये कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो जो ये कमीशन है वो बेसिकली आपकी एस्टैब्लिश हुई थी 2007 में अंडर चाइल्ड राइट एक्ट 2005। तो एक्ट जो है वो आपका बेसिकली 2005 में आया था और कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी 2007 में। और ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर जो है वो काम करता है। तो 2007 में सेटअप हुई और एक्ट आया था 2005 में, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंदर जो है वो डेवलप करता है। और बेसिकली जो ये कमीशन है उसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में जो है एटलीस्ट 2 विमेन होनी चाहिए। टोटल हो गए 7 मेंबर, 7 मेंबर, एक 6 मेंबर ये होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है। 6 मेंबर में से एटलीस्ट 2 विमेन होनी चाहिए। सारी ये जितने सारे मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है वो अपॉइंट होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं फॉर 3 years। तो इनका टेन्योर कितना होता है? 3 years का। और जो मैक्सिमम एज है चेयरपर्सन की वो होती है 65 years, और मेंबर्स की जो एज होती है वो होती है 60 years। तो बेसिकली जो कमीशन एस्टैब्लिश हुआ 2007 में हुआ, एक्ट 2005 में आया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड 6 members, and these are appointed by the government, central government for the 3 years। एंड चेयरपर्सन का जो मैक्सिमम एज है वो 65 years है एंड मेंबर्स की 60 years है। और बेसिकली जितने जो 6 मेंबर होंगे उसमें एटलीस्ट 2 विमेन होंगी। तो ये इसका पूरा कंपोजिशन और एक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ ये सब कुछ है। तो इसका आंसर हो गया बी, 2 ओनली। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत था क्योंकि ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द साइनोवैक कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। द वैक्सीन बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो WHO ने जो है साइनोवैक कोविड-19 वैक्सीन जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए जो है अप्रूव कर दी है, और ये वैक्सीन कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर है आंसर बी, चाइना। तो चाइना की जो वैक्सीन है वो WHO ने अप्रूव कर दी है। तो हाँ भाई, चाइना की तो जो सारी वैक्सीन कर देगा, हमारी ही कोवैक्सीन जो इसको अप्रूव करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो चाइना की तो कर ही देगा, फंडिंग आ रही है ना डायरेक्ट। तो हमारी कोवैक्सीन को अप्रूव करने में हो जाएगी, लेकिन हमारी भी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, इंटरनेशनल्स पे हो जाएगी। तो लेकिन चाइना की तो जितनी रिलीज़ करोगे चाइना, हम WHO उतनी अप्रूव कर देगा। पानी भी रिलीज़ करोगे वो भी अप्रूव कर देगा। तो इसका है आंसर बी, चाइना। चाइना की वैक्सीन है साइनोवैक। आप जज्बाती मत होइए, आप पेपर पे ध्यान लगाइए। इंटरनेशनल रिलेशन में तो क्या क्या चलेगा। आप अफ़गानिस्तान और तालिबान पे जज्बात मत लेके बैठ जाना कि हाँ अभी अफ़गानिस्तान और तालिबान चल रहा है तो इमोशनल होके बैठ जाओ। तो एज अ डिप्लोमेट चीज़ें सोचा करो, कि तालिबान के साथ क्या नेगोशिएशन करना है, अफ़गानिस्तान के साथ क्या नेगोशिएशन होगा जो हमारी इंडिया को फ़ायदा होगा, है ना। द लो ग्रेड एंड लो, जो जिनकी लो लिटरेसी होती है ना, वो लोग जो हैं वो इस टाइप की चीज़ें सोचते हैं, वो जज्बाती होते हैं। द डिप्लोमेट्स नेवर गेट जज्बाती ऑन दीज इशूज़। दे think other aspect which are beneficial for the country. Okay,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ NHRC चेयरमैन। तो इसमें कौन सा है जो पार्ट नहीं है सिलेक्शन पैनल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ NHRC चेयरमैन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है उसमें से कौन से जो हैं उसके सिलेक्शन पैनल के पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर सी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन जो NHRC के जो चेयरमैन जो अपॉइंट होते हैं तो उसका एक सिलेक्शन पैनल होता है। तो उसके सिलेक्शन पैनल का जो पार्ट नहीं है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो NHRC है उसके जो चेयरपर्सन एंड मेंबर वो अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 होम मिनिस्टर, नंबर 3 लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, नंबर 4 लीडर ऑफ अपोजिशन in Rajya Sabha, number 5 Speaker of Lok Sabha, and number 6 Deputy Chairman of राज्य सभा। तो यहाँ चेयरमैन लिखा है, अगर इसकी जगह डिप्टी चेयरमैन होता ना तो यहाँ ये सारे जो चीज़ें हैं सारे वो सही हो जाते। तो ये प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बेसिकली जो आपका NHRC है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। 1993 में हुआ था और इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर एक चेयरपर्सन है, 4 जो है फुल टाइम मेंबर हैं और प्लस 4 जो है डीम्ड मेंबर हैं। और इसका जो चेयरपर्सन होता है या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो बेसिकली जो पहले था वो था कि रिटायर्ड CGI ही होना चाहिए, लेकिन अभी 2019 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो इसको इंक्लूड कर दिया था, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड कर दिया था। तो इसकी कंपोजिशन ऐसे है कि चेयरपर्सन होगा, 4 फुल टाइम मेंबर होंगे, 4 डीम्ड मेंबर होंगे और चेयरपर्सन जो है रिटायर्ड CGI होना चाहिए या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और जो बेसिकली प्रेसिडेंट जो है रिकमेंड करता है और रिकमेंडेशन कमेटी में जो है 6 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021। तो SDG इंडिया इंडेक्स जो है रिलीज हुआ था, इंडिया इंडेक्स 2021। तो इससे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, पेपर में जो है वो ये सारी चीज़ें पढ़ा करो कि रॉन्ग लिखा हुआ है या करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है रॉन्ग, तो इसमें बताना है कि आपको गलत कौन सा है। तो इसका आंसर है आंसर सी। तो बेसिकली ये जो है वो गलत है। तो फर्स्ट रैंक जो है वो केरला की आई, सेकंड रैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन तीनों की मिलके जो है सेकंड रैंक थी। फोर्थ रैंक सिक्किम की थी एंड जो थर्ड रैंक थी वो थी आंध्र प्रदेश की, गोवा की, कर्नाटका एंड उत्तराखंड, तो इनकी थी। तो सेकंड रैंक जो है वो 2 लोगों ने शेयर करी है, तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ने मिलकर शेयर करी है एंड थर्ड इनकी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि थर्ड। तो आप यहाँ देखिए केरला की जो है वो फर्स्ट रैंक है, 75 स्कोर है इसका, एंड हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु की जो है सेकंड रैंक है, एंड आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड की थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक सिक्किम की है एंड फिफ्थ जो है महाराष्ट्र की है। और ये जो है महानुभव है, ये बॉटम 5 है। तो ये जो है सबसे नीचे है जो है बिहार। तो इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो है बीमारू स्टेट ही हैं, ये सच्ची में बीमार हैं। तो जो बिहार है, फिर उसके बाद झारखंड, आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा। तो ये है जो ये सब है।
तो उत्तर प्रदेश का देखेंगे आप तो नीचे से ये चौथे नंबर पे है, तो नीचे से चौथे नंबर पे है और स्कोर इसका 60 है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिगार्डिंग मनरेगा। तो 1, इट इज़ अ यूनिवर्सल स्कीम गारंटिंग 100 days of wage employment in a year to every rural household. 2, employment is to be provided within 10 kilometer of an applicant residence, sorry, applicant residence. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर ए 1 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये जो स्कीम है वो यूनिवर्सल गारंटी करती है 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो बेसिकली ये जो है ये रूरल एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ रखेंगे मनरेगा जो है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट है। और इस सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, इसमें लिखा है एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 10 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल गलत है, एम्प्लॉयमेंट इज बीन प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बाद 10 किलोमीटर के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने लगे तो या तो वो पैदल चलेगा पैसे बचाने के लिए, वरना तो 5 से 10 रुपये तो बेचारे के ऑटो में ही खर्च हो जाएंगे। तो जितना कमा भी नहीं रहा होगा उससे ज़्यादा तो उसका बेचारे का खर्चा हो जाएगा। तो पास से पास जो है एम्प्लॉयमेंट मिले तभी जो है बेनिफिट हो पाएगा स्कीम का। तो इस स्कीम का जो है 5 किलोमीटर तक जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो बेसिकली जो मनरेगा है वो 2005 में जो है वो नोटिफाइड हुई थी और इसका काम क्या है कि जो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्रूव करना, लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया उसको इम्प्रूव करना। और इसके अंदर जो है 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जब वो डिमांड करेगा, डिमांड करने पे मिलेगा, खैरात में नहीं बटेगा, तो डिमांड करने पे मिलेगा। और बेसिकली अगर आप जैसे आप किसी ने जो है डिमांड किया एम्प्लॉयमेंट की, उसने मतलब रिसिप्ट दे दी अपनी एम्प्लॉयमेंट की, डिमांड करी और 15 डेज़ के अंदर उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो 15 डेज़ के अंदर जो है उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो उसको जो है बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वो प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही अगर यूपीपीएससी एंड यूपीट्रिपलएससी में भी हो जाए ना कि वैकेंसी निकाल दी, फॉर्म भरवा दिया, एग्ज़ाम करवा दिया, एग्ज़ाम क्लियर करवा दिया, फिर उसके बाद जॉइनिंग ही नहीं आ रही है, तो उसके बाद अलाउंस दो ना, जॉइनिंग नहीं दे रहे हो तो सैलरी दो तब तक की। तो फिर यही है मनरेगा में 2015 में। तो 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो विद इन 15 डेज़ अगर काम नहीं मिलता है तो आपको अलाउंस मिलेगा। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो 5 किलोमीटर होना चाहिए उसके रेजिडेंस से, एप्लीकेंट के रेजिडेंस से। तो इसका जो आंसर है वो होगा आंसर ए। तो बेसिकली 2005 में हुआ था, 100 डेज़ है, 15 डेज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए और 5 किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इन द अचीवर कैटेगरी ऑफ द SDG इंडिया इंडेक्स। तो SDG इंडिया इंडेक्स के अंदर जो कौन से स्टेट हैं वो अचीवर कैटेगरी में है। तो इसका आंसर है आंसर डी नन। तो नन जो कैटेगरी है उसमें अचीवर स्टेट है। तो बेसिकली जो आपका SDG इंडिया इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो है वो 4 कैटेगरीज पे बेस्ड है। पहली हो गई एस्पिरेंट। एस्पिरेंट वो होंगी जिनका स्कोर 0 to 49 होगा। दूसरी हो गई परफॉर्मर जिनका स्कोर 50 to 64 होगा। और तीसरी हो गई फ्रंट रनर जिनका स्कोर 65 से 99 होगा। और चौथी हो गई अचीवर, इनका स्कोर 100 होगा। तो अभी जो अभी इंडेक्स जो रिलीज हुआ है उसके अंदर जो है आपका एस्पिरेंट में भी कोई नहीं है और अचीवर में भी कोई नहीं है। तो ना तो एस्पिरेंट में है ना अचीवर में है। तो सारी जो
जो आपके स्टेट है वो परफॉर्मर है या फ्रंट रनर है। तो बेसिकली इनकी लाइफ में जो है मिड लाइफ क्राइसिस आ रहे हैं, तो बीच बीच में जो है अटके रह गए। तो बेसिकली परफॉर्मर है या फ्रंट रनर है। तो अचीवर कोई भी नहीं है, किसी भी जो स्टेट है उसका स्कोर 100 नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, हमने देखा था ना कि केरला है, उसकी फर्स्ट रैंक थी, उसका स्कोर है 75। तो 75 स्कोर है केरला का, तो सबसे ज़्यादा स्कोर केरला का ही है 75। तो कोई भी स्टेट जो है वो अचीवर की कैटेगरी में नहीं है। तो 75 स्कोर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, केरला जो है वो फ्रंट रनर है, केरला फ्रंट रनर है। तो अचीवर की कैटेगरी में कोई भी नहीं है, एस्पिरेंट की कैटेगरी में भी कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, नन। कोई भी जो है वो अचीवर की कैटेगरी में नहीं है, एस्पिरेंट की में भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू SDG इंडिया इंडेक्स 2021 उत्तर प्रदेश बिलोंग टू विच कैटेगरी। तो SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो इसका आंसर है आंसर सी, परफॉर्मर। तो उत्तर प्रदेश जो है वो परफॉर्मर कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो बेसिकली परफॉर्मर कौन से हैं, जिनका जो स्कोर है वो 50 से 64 है। तो उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है, 60। उत्तर प्रदेश का स्कोर 60 था, तो ये परफॉर्मर कैटेगरी से बिलोंग करता है। और बेसिकली उत्तर प्रदेश जो है उसकी बॉटम फोर्थ पे था, उसकी जो रैंक थी वो बॉटम फोर्थ पे थी, बॉटम फोर्थ स्टेट में, और इसका स्कोर 60 है। बेसिकली इट्स अ परफॉर्मर स्टेट, तो परफॉर्मर की कैटेगरी में है। तो इसका आंसर है आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड मिनी किट प्रोग्राम रिलेटेड टू हायर यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड ऑफ। तो जो आपका सीड मिनी किट प्रोग्राम है जो हाल ही में भी लॉन्च हुआ था, वो किसकी हायर यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है आंसर सी, पल्सेस एंड ऑयल सीड। तो मतलब दलहन और तिलहन जो है उसकी जो हाई यील्डिंग वैरायटी जो रिलेटेड है। तो बेसिकली सीड मिनी किट जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसने लॉन्च किया था, और ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स ऑफ पल्सेस। अब बेसिकली एक जो है मिनी किट दी जाएगी जिसमें जो है पल्सेस और ऑयल सीड की जो हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसका आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरश्मि हिल इज इन। तो त्रिरश्मि हिल कहाँ है। तो इसका आंसर है आंसर डी, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो इसका हो गया आंसर डी, महाराष्ट्र। त्रिरश्मि हिल जो है महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IMD कैटेगराइजेशन द रेनफॉल इज कंसिडर्ड अबव नॉर्मल इफ। तो IMD की जो कैटेगराइजेशन है उसमें जो है रेनफॉल अबव नॉर्मल कब कंसीडर होगी। 1, इफ द रेनफॉल इज मोर देन 110% ऑफ दिस LPA। LPA का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। दूसरा, इफ द रेनफॉल इज बिटवीन 104 एंड 110% of this LPA, if the rainfall is between 96 and 104% of this LPA, if the rainfall is between 90 and 96% of this LPA। तो जो आपकी अबव रेनफॉल है वो कब कंसीडर होगी। तो इसका आंसर है आंसर बी। अगर आपकी जो रेनफॉल है वो 104 से 110% ऑफ LPA अगर होगी तो आपकी रेनफॉल जो है अबव नॉर्मल कंसीडर होगी। तो 104 से 110 के बीच में अगर होगी तो अबव नॉर्मल होगी। तो बेसिकली जो IMD है उसने 5 रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो असाइन कर रखे हैं कैटेगरी। पहला है एक्सिस। एक्सिस में क्या होगा, अगर रेनफॉल जो है 110% ऑफ LPA मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा होगी तो वो एक्सिस होगा। अबव नॉर्मल में क्या होगा, अगर वो 104 से लेके 110% के बीच में होगी तो अबव नॉर्मल होगा। नॉर्मल में क्या होगा, अगर वो 96 से 104% के बीच में होगी तो नॉर्मल होगा। बिलो नॉर्मल होगा अगर वो 90 से 96% के बीच में होगी रेनफॉल। और डेफिसिएंट कब होगा,
जब रेनफॉल आपकी लेस देन 90% होगी। तो ये जो है 5 जो है कैटेगरी हैं बाय IMD की रेनफॉल किस तरह से, रेनफॉल की कैटेगरी कब एक्सेस होगी कब नॉर्मल होगी। तो यहाँ एक्सेस याद रखेंगे 110, अब हम नॉर्मल 104 से 110, और डेफिशिएंट याद रखेंगे 90% से कम। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज कमिटेड टू कट एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ GDP बाय 33 to 35% बाय। तो इंडिया ने जो बेसिकली कमिट किया है कि वो अपनी एमिशन इंटेंसिटी पर GDP, यूनिट ऑफ GDP जो है 33 to 35% रिड्यूस करेंगे बाय। तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर है आंसर बी, बाय 2030। तो बाय 2030 तक जो है बेसिकली जो पेरिस क्लाइमेट चेंज था उसमें नेशनली डिटरमाइंड जो कमिटमेंट था वो इंडिया का ये था कि वो जो अपनी इंटेंसिटी है पर यूनिट ऑफ GDP बाय 33 to 35% रिड्यूस करेगा बाय 2030 एट 2005 लेवल। तो इसका जो है बेसिकली NDC जो नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट था वो इंडिया का ये था। तो बेसिकली 2 कमिटमेंट और थे, तो आप मुझे 2 का कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 कमेंट में, एक तो CO2 से रिलेटेड था, मैं आपको हिंट दे दूं कि CO2 से रिलेटेड था, और एक था आपका नॉन फॉसिल से, कि कितना % जो है एनर्जी मतलब जनरेट होगी बाय नॉन फॉसिल बाय 2030, और कितना जो है कार्बन सिंक करेगा बाय 2030। तो बेसिकली ये नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट है इंडिया के। तो आप मुझे ये दोनों बताएंगे, एक तो मैंने आपको बता दिया 33 से 35% बाय 2030 और 2005 लेवल, और बाकी 2 आप बताएंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही मतलब अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर कंटिन्यू करूँ, मतलब अगर बायलिंगुअल में आपको अगर ऐसे ही कंटिन्यू करना है कि मतलब क्वेश्चन अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए कि कंटिन्यू इन इंग्लिश या फिर कंटिन्यू इन हिंदी। तो हिंदी वाले जो बताइए, इंग्लिश में तो मैं करूँगी, अगर हिंदी वाले मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो फिर सोचना पड़ेगा। तो हिंदी में अगर आपको मुझे ऐसे ही कंटिन्यू रखना है तो आप मुझे कमेंट करिए, एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी, टेक इट सीरियसली। अगर कहीं हिंदी में कंटिन्यू करना है, यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो। ओके, तो बेसिकली ये टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, तो यहाँ हम डेली क्विज करते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आप ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।